हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील पुरुषों में होने वाली एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है मेल इनफर्टिलिटी को। यानी पुरुषों में जो बांझपन होता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वेरिकोसील। तो आज हम जानेंगे कि वेरिकोसील क्यों हो जाता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या बिना सर्जरी के होम्योपैथिक दवाई से हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। सब कुछ हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाइड्रोसील के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है वेरिकोसील। इसमें भी आपका जो टेस्टिस होता है, जो मेल टेस्टिस होता है, वो अफेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो टेस्टिस होता है उसमें दो तरह की सप्लाई होती है। हर ऑर्गन में दो तरह की सप्लाई होती है, वेन्स और आर्टरी का। जो वेरिकोसील होता है वेन्स की एक समस्या है। वेन्स कौन सी होती हैं? जो टेस्टिस से ब्लड को लेकर के हार्ट की तरफ जाती हैं साफ़ सफाई के लिए। यानी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको लेकर के उनको जाना होता है और आर्टरीज यहाँ पर लेकर के ब्लड को आती हैं। वेरिकोसील में क्या होता है कि जो जो वेन्स इसको लेके जाने वाली होती हैं हार्ट की तरफ, उनकी जो वॉल्व्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो जो टेस्टिस होता है फुल ऑफ ब्लड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रिच होती है। एक प्लेक्सस बना होता है, सिर्फ एक नस नहीं खून को लेके जाती है, एक नसों का जाल होता है जो खून को यहाँ से लेके जाता है। और जो ब्लड लेके आर्टरी आती है वो इस खून को ठंडा करने में हेल्प करती है। तो जो वेन्स की वॉल्व ख़राब हो जाएंगी तो वेन्स का जो ब्लड होता है वो इकट्ठा होने लगता है, वो हार्ट की तरफ जा ही नहीं पाता है। और दूसरी तरफ क्या परेशानी होती है कि जो आर्टरी जो खून लेकर के आ रही है टेस्टिस की तरफ, वो जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसका जो खून होता है उसको ठंडा नहीं कर पाती है। क्योंकि जो स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर, यानी जो टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है पेट से, क्योंकि वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो परेशानी होती है, अगर वेरिकोसील की परेशानी ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो इसीलिए टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और इसी कारण से मेल इनफर्टिलिटी होती है। और ये जो समस्या होती है मोस्टली देखने को मिलती है 15 से 35 साल के लोगों में, और कई बार इस समस्या में कोई सिम्टम्स ही देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, स्पर्म एनालिसिस कराया जाता है, तो पता चलता है कि जो स्पर्म्स की क्वालिटी है, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है या जो स्पर्म्स का नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है वेरिकोसील आपके इनफर्टिलिटी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये जो वेरिकोसील है या कोई और परेशानी है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेरिकोसील बच्चे में है या बड़े में है तो इसको खुद पता किया जा सकता है। ये परेशानी मोस्टली लेफ़्ट साइड में होती है, क्योंकि जो लेफ़्ट टेस्टिस होती है वो थोड़ी हाइट पे होती है और जो राइट टेस्टिस होती है थोड़ा नीचे होती है। तो लेफ़्ट टेस्टिस की एनाटमी ऐसी होती है कि लेफ़्ट टेस्टिस थोड़ा ऊपर होती है और इसीलिए लेफ़्ट टेस्टिस में ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोसील होने के। तो इसको चेक करने के लिए आप सांस को लेंगे, जिसको हम वल्सल्वा मैन्युअर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सांस लेकर के आपको रोकना है। जब आप सांस लेकर के रोकेंगे तो जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस में चिपक जाएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से कीड़े हैं, कीड़े भरे हुए हैं एक बैग के अंदर। जो नसें होती हैं इतनी फूल जाती हैं। तो वेरिकोसील यही होता है कि आप खुद चेक कर सकते हैं, और जो नसें होती हैं फूल जाती हैं, जैसे कि सेम टू सेम जैसा कि वेरिकोज वेन्स में होता है। वेरिकोज वेन्स में भी जो नसें होती हैं, उनके जो वेन्स होती हैं, उनके जो वॉल्व्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, खून वहीं पे इकट्ठा होता रहता है और इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, या वहाँ की जो नसें होती हैं वो फट सकती हैं, या बहुत तरह के जो रीजंस होते हैं, जैसे कि जो आर्टरीज होती हैं उनके ब्लड को ठंडा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो प्लेक्सस होता है, नसों का जो जाल होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा देखने को मिलती है जब पेशेंट खड़ा हुआ है, बैठने में थोड़ा कम पता चलती है, और जब ज़्यादा देर तक के लिए खड़ा रहता है तब, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वेन्स होती है उनके अंदर ब्लड काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है और ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो कई बार तो ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है बिना सिम्टम्स के, कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें वॉर्म्स की जैसी फीलिंग आती है, जैसे लगता है कि नसें फूल गई हैं या सूज गई हैं। कई बार इसमें पेन हो सकता है, कई बार इसमें गर्माहट हो जाती है, खुजली मचने लगती है, क्योंकि जो वेन्स का ब्लड जा नहीं रहा है तो वहाँ पे खुजली मचने लगती है। और अगेन मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी तो होती ही है। पहले हम बात करते हैं किन किन वेरिकोसील के केसेस को ट्रीट करना चाहिए और किन किन वेरिकोसील के केसेस को हम छोड़ सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको ये सिम्टम्स हैं लेकिन उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है, तब आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं।
दूसरे वो लोग हैं जो फादरिंग चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं और बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो उनके केसेस में आपको सीमेन एनालिसिस करानी पड़ेगी। अगर सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आती है कि जो स्पर्म्स है उनके नंबर्स नहीं है, या जो स्पर्म्स है वो सही से चल नहीं पा रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उनके नंबर्स कम हैं, तो उन केसेस में आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है। सर्जरी में जो वॉल्व्स होती हैं उनको सही किया जाता है, जो नसें हो जो नॉन फंक्शनल नसें हो जाती हैं उनको हटा दिया जाता है, और साथ में ये जो फ्लो होता है वो वापस बना दिया जाता है। तो सर्जरी भी कराई जा सकती है, और सर्जरी कराने के कम से कम 2 महीने बाद ही आपका जो स्पर्म एनालिसिस होता है, जो स्पर्म की जो स्टडी होती है वो नॉर्मल हो पाती है। लेकिन फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद भी कई परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि क्योंकि मैंने बताया कि जो टेस्टिस होते हैं वो नसों का जाल होता है, बहुत सारी नसें वहाँ पर मिलती हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई डैमेज होने का चांस बन जाता है, या हाइड्रोसील हो सकता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होने लग सकता है, या इसके अलावा एक कंडीशन जो कि देखने को मिल सकती है कि बार बार आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो अभी एक नस की एक वेन की वाल्व ख़राब हो सकता है, बाद में दूसरे की ख़राब हो जाए तो ये प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है। तो इसलिए सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं और कैसे वो काम करती हैं और क्या काम करती हैं वेरिकोसील के केसेस में। सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है हेमामेलिस। तो फ्रेंड्स, हेमामेलिस एक ऐसी मेडिसिन है जो नसों से संबंधित हर एक प्रॉब्लम में काम आती है। जैसे कि हम इसको पाइल्स में भी देते हैं क्योंकि वो भी नसों की प्रॉब्लम है, उसमें भी खून जमा होने लगता है। हम वेरिकोज वेन्स में इसको देते हैं, हम और सारी जिसमें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें देते हैं। और हम वेरिकोसील में इसको कब देते हैं? जब वहाँ पर पेशेंट को पेन महसूस होता है। पेशेंट आपको बताता है कि मुझे लेफ्ट साइड में ऐसा खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, लगातार मुझे कॉन्टिन्यूस पेन हो रहा है, तो उन केसेस में हम हेमामेलिस दे सकते हैं और चेक करके हम पता कर सकते हैं कि इसको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। हेमामेलिस को 200 या 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया। जो पियोनिया मेडिसिन है इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्लिनिक में। अगर पाइल्स के केसेस हैं, वेरिकोसील के केसेस हैं, बेड अल्सर्स के केसेस हैं, कहीं पे भी जो खून का बहाव हो रहा है, वेन्स के प्रॉब्लम हो रही है, उसमें मैं यूज़ करती हूँ। तो पियोनिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। 10-10 बूंदें 2-3 बार आप दिन में ले सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक लेने से प्रॉब्लम चली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लैक्सिस। तो लैक्सिस एक वंडरफुल मेडिसिन है जो कि काम करती है वेन्स के ऊपर। उसमें जो स्क्रोटम होता है या टेस्टिस का जो अपीयरेंस होता है वो ब्लूइश हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाता है और देखने में ब्लूइश और ठंडा हो जाता है उन कंडीशन में। और लेफ्ट साइड की पेन अगर हो रही है, लेफ्ट साइड में अगर इशू हो रहा है वेरिकोसील का, तब हम लैक्सिस दे सकते हैं। लैक्सिस को आपको लोअर पोटेंसी में यूज़ करना है, चाहे 6 CH, 30 CH या 200 CH में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन। जब हम इसको देते हैं, चाहे हम हाइड्रोसील के केसेस में दे रहे हों या टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जा रहा है उस केसेस में दे रहे हैं, या इवन प्रोस्टेट के केसेस में भी हम दे सकते हैं, और साथ के साथ वेरिकोसील में भी हम देते हैं। क्लेमेटिस इरेक्टा को हम तब देते हैं जब प्रॉब्लम राइट साइड में होती है। राइट साइड में वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो रही है, राइट साइड में हाइड्रोसील हो रहा है, तब हम इसको दे सकते हैं। इसको भी हम 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसकी भी 10-10, 20-20 बूंदें दिन में 2-3 बार 2-3 महीने के लिए जा सकती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना तब लेनी है जब पेशेंट को अचानक से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वेरिकोसील हो सकता है कि काफ़ी टाइम से रहा हो, लेकिन अचानक से उसको दर्द स्टार्ट हो जाता हो, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन उसको रहता हो, तब हम बेलाडोना दे सकते हैं। बेलाडोना को भी हम लोअर पोटेंसीज में लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है असनिया बर्बेटा। ये एक मेडिसिन है ऐसी जो कि हम दे सकते हैं पेशेंट को जब उसको इंजरी के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं खेलने के टाइम पे या साइकिलिंग करने के टाइम पे वो चोट लगा लेते हैं और उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। या बड़ों में भी जब कोई इंग्वाइनल इंजरी हो जाती है, ग्रोइन में कोई चोट लग जाती है, टेस्टिस में इंजरी हो जाती है, तो उन केसेस में हम असनिया बर्बेटा देते हैं आफ्टर इंजरी। इसके अलावा आर्निका भी दे सकते हैं आफ्टर इंजरी, और लेकिन असनिया बर्बेटा स्पेसिफिक है इस केस में काम करने के लिए। तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर।
सल्फ़र मेडिसिन तब दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भार जैसा महसूस होता हो और बहुत ज़्यादा गर्मी सी महसूस होती हो, पूरा स्वेटिंग हो जाता हो टेस्टिस एरिया में, और साथ के साथ पेशेंट कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ। तो इन सारी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रही हो, पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, साथ के साथ इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और खड़े होने पे उसकी समस्या बढ़ जाती हो, ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो उन केसेस में हम सल्फ़र दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन हैं जो कई बार आपको वेरिकोसील से बचा सकती हैं या वेरिकोसील की सर्जरी से आपको बचा सकती हैं। इसके अलावा ध्यान में रखने वाली ये चीज़ है कि जो वेरिकोसील की जो समस्या है इसको स्टार्टिंग में इग्नोर नहीं करें। स्टार्टिंग से अगर इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप सर्जरी से बच सकते हैं या इस प्रॉब्लम के बढ़ने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर ये काफ़ी देर तक बनी रहेगी तो वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर सकती है और आपकी जो फर्टिलिटी है उसको डैमेज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन हैं वो सभी एज के लोग ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, बच्चों के अगर परेशानी हो रही है बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं। अगर उनकी कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है, डायबिटिक पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, तो कोई भी लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वेरिकोसील के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, और ये भी जानने के बारे में कि कैसे आप सर्जरी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर कंसल्टेशन अपनी बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।